Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यानी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए पहले कथन तो यही है, स्टेटमेंट तो यही है हमारे पास, हम साथ में ही क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। समझना हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं प्लस माइनस, और इसका जो वोल्टता है, वोल्टेज है, वो कितनी है, ई इक्वलेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, हर स्रोत का या सोर्स का क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस होता है, आंतरिक प्रतिबाधा होती है। तो इसकी भी क्या होगी, हमारे पास प्रतिबाधा होगी। ठीक है, और इसकी प्रतिबाधा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके इम्पीडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्विवेलेंट से। हर सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिबाधा। तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास सोर्स हो गया, स्रोत हो गया, और ये उसकी क्या हो गई, प्रतिबाधा हो गई, इम्पीडेंस हो गया। जैसे हम जो हमारे पास सेल होते हैं रिमोट में, उन सेलों का भी क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो, ये स्रोत है, ये हमारे पास उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये मैंने ए और बी दो टर्मिनल ले लिए, और ये हमारे पास क्या है, लोड है, और इससे को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसे, ZL से। अब लोड क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि टीवी के जो सेल होते हैं ना, वो सेल क्या है, हमारे पास एक सोर्स है, वोल्टता स्रोत हो गया हमारे पास। उसका आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल इम्पीडेंस क्या हो गया, Z इक्विवेलेंट हो गया। अब उस सोर्स में हम तार लगा देते हैं और एक बल्ब जोड़ देते हैं, तो बल्ब क्या हो गया, हमारे पास लोड हो गया। बल्ब क्या हो गया, हमारे पास लोड हो गया। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ZL से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी इस सोर्स से वोल्टता दे रहे हम, धारा करंट फ्लो होगी, और वो किस में जाएगी, लोड में। लोड क्या है, बल्ब, और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो। ठीक है, अब देखो, इसमें ये जो थ्योरम है ना, वो कहती क्या है कि यदि जब किसी परिपथ में, ठीक है, किसी सर्किट में, है ना, लोड प्रतिबाधा क्या है, ZL है। लोड प्रतिबाधा या लोड इम्पीडेंस क्या है आपके पास, ZL है। ठीक है, तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा क्या है आपके पास, Z इक्विवेलेंट। सोर्स का जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो क्या है, Z इक्विवेलेंट है। परस्पर कॉन्जुगेट हो, यानी ZL और Z इक्विवेलेंट क्या हो, हमारे पास कॉन्जुगेट हो, संयुग्मी हो, तो स्रोत से लोड को संचरित पावर या शक्ति का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो सोर्स जो होगा ना, उससे अधिकतम शक्ति डिलीवर होगी किसको, लोड को। ये सोर्स है, इसका सोर्स का इंटरनल एम्पीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, Z इक्विवेलेंट है। ये लोड है। ठीक है, यहाँ ये सेल है, ऐसे मान सकते हैं, जो कि हमारे पास किस में लगे होते हैं, आप टीवी के रिमोट में, और ये हमारे पास है, उस सेल से एक बल्ब में लगा दिया, और बल्ब क्या हो गया, लोड, जिसके कारण जैसे ही करंट फ्लो होगी, इसमें बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये जो लोड प्रतिबाधा, बल्ब की जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है ना, वो ZL, और जो Z इक्विवेलेंट होता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है, वो एक दूसरे के क्या हो, कॉन्जुगेट हो,
तो ये सोर्स क्या कर देता है, अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देता है किसको, लोड को। यानी अधिकतम शक्ति कहाँ जाएगी, लोड पर जाएगी। यही हमारे पास क्या कहलाती है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम यही इसमें लिख रखा है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कैसे करते हैं हम, कि मान लो ये जो ई इक्विवेलेंट है सोर्स, इसके कारण क्या फ्लो होगी, करंट, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, मान लिया मैंने आई करंट फ्लो हो रही है। अब ये देखो ये जो हमारे पास Z इक्विवेलेंट है ना, ये Z इक्विवेलेंट ये क्या है हमारे पास, सोर्स इम्पीडेंस है, यानी स्रोत की क्या है, प्रतिबाधा है। स्रोत की क्या है, प्रतिबाधा। ये जो Z इक्विवेलेंट है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर मान सकते हैं, R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि ये जो प्रतिबाधा है ना Z इक्विवेलेंट, वैसे तो इसको हमने प्रतिरोध से दर्शा रखा है, लेकिन ये जो Z इक्विवेलेंट है ये किससे मिलकर बना होता है, एक तो प्रतिरोध से, और या तो C से मिलकर बना होगा, या फिर हमारे पास L से मिलकर बना होगा। ये टोटल है, ये क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। ये दोनों का क्या है, ये संयोजन है, ये RL का या RC का, RL का या RC का संयोजन है क्या, Z इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो R इक्विवेलेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, Z इक्विवेलेंट में ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिरोध को। और आयोटा X इक्विवेलेंट, आयोटा इमेजिनरी है, ध्यान रखना, आयोटा X इक्विवेलेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C को और L को। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। इसके बाद हमारे पास इसे हम क्या बोलते थे, देखो R इक्विवेलेंट तो हमारे पास क्या है, प्रतिरोध होता है, और X इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रतिघात होता है। ऐसे ही ZL जो होगा ना, इक्वेशन नंबर 1, ZL जो होगा ये भी प्रतिरोध होगा, इसमें ZL में RL प्लस आयोटा XL। RL तो क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, RL तो क्या है, रेजिस्टेंस है, और XL किसको रिप्रेजेंट करता है, लोड के प्रतिघात को। ठीक है, 12th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, कि हमारे पास जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, इसका प्रतिघात होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके X ही से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और जो आपके पास ये होता है हमारे पास इंडक्टेंस, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL से। क्लियर है। तो XL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड के प्रतिबाधा को, इसको क्या, प्रतिघात को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये 12th क्लास की चीज़ है, प्रतिघात। ठीक है, तो इतनी तो आपको याद होनी चाहिए कि 12th में हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर के बारे में, और संधारित्र और इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व के बारे में हमने 12th क्लास में पढ़ा था ना। मेमोरी में इतना तो होना चाहिए, नहीं तो मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। उसमें क्या करना है, मार्केट से आपको, बाज़ार से आपको 5 किलो बादाम लेके आने हैं। ठीक है, उस बादाम को आप जहाँ पढ़ रहे हो उसको वहाँ पर क्या कर दो, सामने रख दो डिब्बे में भर के। अब उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखो। मुझे पता है ऐसा करने से आपकी मेमोरी तेज नहीं होगी। ठीक है, 1-2 खाना चाहो तो 1-2 बस, खाना चाहो तो खा लेना, फिर देखना मेमोरी फिर भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे से संपर्क करना है। वो 5 किलो का जो डिब्बा है आप मेरे को दे जाना। डेफिनेटली जब मैं बादाम खाऊंगा तो आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। मैं गॉड से प्रे करूँगा। इससे अच्छा तरीका मेमोरी इंक्रीज करने का हो ही नहीं सकता। आप एक बार ट्राई जरूर करके देखना, है ना। तो आ जाते हैं हम इस पर टॉपिक पर। तो Z इक्विवेलेंट तो ये हमारे पास स्रोत की प्रतिबाधा, और ZL किसकी होती है, लोड की प्रतिबाधा होती है ना। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि जेड इक्विवेलेंट और जेड एल जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी का मतलब देखो आपने पढ़ा है मैथ में, जैसे 5 + 3 आयोटा है, 5 + 3 आयोटा है, तो 5 - 3 आयोटा इसका क्या होगा, संयुग्मी होगा। ठीक है, यानी कि जेड इक्विवेलेंट और जेड एल एक दूसरे के संयुग्मी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए तो ही आपके पास मैक्सिमम पावर क्या होगी, डिलीवर होगी, किससे, सोर्स से और लोड से, है ना। अब देखो सबसे पहले हम इसमें करंट निकाल लेते हैं इस सर्किट में। तो इस सर्किट में जो करंट निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, माना नेटवर्क में या जाल में आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आई कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V/R। V की जगह यहाँ मैंने क्या लिया है, E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल R, प्रतिबाधा टोटल कितनी है, Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अब इसमें हम क्या करते हैं, I = E इक्विवेलेंट, तो ऊपर अपॉन Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, देखो R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट प्लस ZL की वैल्यू कितनी है, RL प्लस आयोटा XL है। ठीक है, RL प्लस आयोटा XL है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I = E इक्विवेलेंट अपॉन, ये जिसमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिख लेते हैं हम, R इक्विवेलेंट प्लस क्या, RL, और इन दोनों में से, इस वाले में से और इस वाले में से आयोटा कॉमन लिया, तो प्लस आयोटा क्या बनेगा हमारे पास, X इक्विवेलेंट प्लस क्या, XL। ठीक है, अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अधिकतम शक्ति। ठीक है, तो अधिकतम शक्ति के लिए क्या होगा, उसका शक्ति का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो लोड RL में शक्ति P = अब ध्यान रखना I² RL। अब देखो शक्ति जो ली है ना, पावर जो ली है हमने, पावर जो है लोड में, यही तो बताया मैंने कि जो डिलीवर होगी ना लोड पर पावर वो मैक्सिमम होगी, है ना, जब ये इसके एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, है ना। तो पावर निकालते हैं हम P = I² RL। अब आप कहोगे यार ZL क्यों नहीं लिया भाई, लोड में तो आपके पास ZL = क्या होता है, R प्लस आयोटा XL, है ना। ये XL किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो कैपेसिटर को या इंडक्टेंस को यानी संधारित्र को, है ना, या प्रेरकत्व को। तो वो तो क्या होते हैं हमारे पास, वो तो क्या होते हैं हमारे पास, संग्रहित करते हैं ऊर्जा को। वो जो एलिमेंट होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर तो हमें करानी नहीं है, हमें क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, कहाँ पर, लोड पर। ठीक है, तो लोड पर जो शक्ति हम देखते हैं ना वो केवल किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ध्यान रखना, प्रतिरोध के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। ये 12th क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर। ठीक है, कि जो हमारे पास शक्ति क्षय होता है ना वो केवल किससे होता है, प्रतिरोध से होता है, रेजिस्टेंस से होता है। बाकी जो L और C होता है ना उससे शक्ति क्षय नहीं होता है। वो क्या होते हैं हमारे पास, संग्रहित एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं वो, है ना। ठीक है, तो P = क्लियर हो जाना चाहिए I² RL, यानी कि इसमें हमारे पास केवल RL के लिए ही देखते हैं। तो P = I² स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो R इक्विवेलेंट प्लस RL है प्लस आयोटा
एक्स इक्वलेंट प्लस क्या है एक्सएल है, इसका क्या है होल स्क्वायर ई इक्वलेंट और आर एल आ गया। अब देखो ये फॉर्म बन रही है आपके पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन रही है, जिसे हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लोड पर जो शक्ति आएगी वो P इज इक्वल टू ई इक्वलेंट का स्क्वायर अपॉन ए प्लस आयोटा बी। ए ये है प्लस आयोटा बी ये मान लो, तो ये होता है ए स्क्वायर यानी कि आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल का क्या स्क्वायर बन जाएगा। ये कहाँ आ गई हमारे पास, लोड आर एल में क्या आ गई हमारे पास, संचरित शक्ति आ गई। लेकिन शक्ति भी कैसी देखनी है हमें, शक्ति अधिकतम के लिए मैक्सिमम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पद आ रहा है ना ये वाला x इक्वलेंट प्लस एक्स एल, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़ीरो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके लिए शक्ति क्षय नहीं होता है, पावर कंजप्शन नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। ये तो क्या होते हैं हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, संग्रहित करते हैं ऊर्जा को, है ना। और हमें लोड जैसे बल्ब होता है तो बल्ब में तो क्षय होता है हमारे पास पावर का, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस है ना, ध्यान रखना। तो x इक्वलेंट प्लस एक्स एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वलेंट आ जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है ये क्यों जीरो गया है। अब इसके बाद आप देखो इसमें रखो तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास, ई इक्वलेंट का क्या स्क्वायर बटे, है ना, ये आर इक्वलेंट प्लस आर एल का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल टू ई इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो लोड होता है ना वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपसे सिर्फ बल्ब की बात करी थी, आर एल का मान हमारे पास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन लगाते हैं क्या, आर एल के अधिकतम, ठीक है, ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है आर एल के परिवर्तन के लिए, यानी आर एल का अगर वैल्यू चेंज करें, आर एल के परिवर्तन के लिए क्या, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम अधिकतम शक्ति संचरण, अधिकतम शक्ति संचरण, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। देखो क्या होगा आर एल के परिवर्तन के लिए, तो हमने मैथ में पढ़ा है जब भी हम चेंज करते हैं अधिकतम और मिनिमम करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू निकालते हैं हम। किसकी वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की। वो क्या होती है, डी पी अपॉन डी आर एल, यानी कि जो पावर है ना उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर एल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ज़ीरो के। तो ये ध्यान रखना, ये किससे लिया है हमने, मैक्सिमा और मिनिमा से लिया है। ठीक है, तो अब आप ये वाला वैल्यू है तो आप इसको लिख सकते हो, देखो d अपॉन डी आर एल, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, ई इक्वलेंट का स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इनटू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और रह गया, P इज इक्वल टू आर एल और आ रहा था यहाँ आर एल और यहाँ आर एल। ठीक है, आर एल और आ रहा है देखो इनके साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा जाएगा, आर एल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या करना है, डी अपॉन ई इक्वलेंट का स्क्वायर को तो कहाँ ले जाते हैं हम बाहर, ई इक्वलेंट क्या स्क्वायर,
और इक्वलेंट स्क्वायर अगर हमारे पास बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं d/d और ऊपर क्या है RL, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा R इक्वलेंट प्लस RL की पावर -2 = 0। इसको सोल्व करते हैं। E इक्वलेंट का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल कर दो, RL का RL के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा R इक्वलेंट प्लस RL प्लस फिर RL को कांस्टेंट रखो, इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे n x की पावर n से n x n -1 यानी -3 और RL का RL के रिस्पेक्ट में 1 = 0। तो सिंपल हमने क्या किया है, डिफरेंशियल किया है ना। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो E इक्वलेंट का स्क्वायर = इसको हम नीचे लेके आते हैं 1/R इक्वलेंट प्लस RL क्या स्क्वायर, R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना है, ये माइनस है, -2 × RL 2 × क्या RL अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL की पावर 3 = क्या 0। और सोल्व करते हैं। देखो इसको E इक्वलेंट स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर है ना। R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो एक ये कितनी है, इसकी पावर 3, तो एक से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर से ये, और क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, -2RL = 0। तो ये बनेगा E इक्वलेंट स्क्वायर, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या R इक्वलेंट RL -2RL, तो -RL = 0। अब E इक्वलेंट जो है ना वो 0 नहीं हो सकता, E इक्वलेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यही सोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ क्या पावर ट्रांसफर होगी, नहीं होगी। तो फिर 0 क्या होगा, तो R इक्वलेंट -RL = 0, तो यहाँ से ये निकल गया R इक्वलेंट = RL। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी 4, ठीक है। कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है तो हम देखो 3 और 4 की वैल्यू, इक्वेशन यानी समीकरण 3 व 4 की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर। और इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो ZL है, ZL = RL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वलेंट लिख दो, R इक्वलेंट प्लस आ रहा है ना, फिर आ रहा है XL की जगह क्या लिख सकते हैं, -X इक्वलेंट, आयोटा ही रहा है माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -आयोटा क्या X इक्वलेंट। तो ZL की वैल्यू कितनी आ गई, देखो R इक्वलेंट -आयोटा X इक्वलेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्रोत है उसकी प्रतिबाधा और लोड की जो प्रतिबाधा है वो क्या होनी चाहिए, संयुग्मी होनी चाहिए। तो सोर्स से लोड को जो पावर ट्रांसफ़र होगी, शक्ति संचरित होगी, वो मैक्सिमम होगी, है ना। तो देखो स्रोत जो है उसकी प्रतिबाधा देखना आप, क्या है स्रोत की प्रतिबाधा, Z इक्वलेंट = R इक्वलेंट प्लस आयोटा X इक्वलेंट। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो लोड की देखो प्रतिबाधा, ZL = R इक्वलेंट, इसमें भी R इक्वलेंट, अब आ रहा है या नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है, और फिर वही क्या आयोटा X इक्वलेंट, यानी ZL और क्या Z इक्वलेंट क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है।
अर्थात लोड से हमारे पास लोड पर जो शक्ति मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमारे पास मैक्सिमम मिलेगी। यही कौन सी थ्योरम होती है हमारे पास, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कई बार आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम है और प्रूफ भी आ सकता है इस पर, है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, वो 5 किलो की बात है ना, वो एक बार करके देखोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। बाकी आज के लिए इतना ही।